मेरा मैक्सिमम याद है मुझे, नीट प्रेप में मैक्स है मेरे 705, तो मैं हाँ। वही एक्सपेक्ट कर रहा था 705, लेकिन वो ठीक है 5 मार्क्स चले गए। लेकिन मेरा एक, जब आप नीट प्रेप के टेस्ट में अगर आप 700 क्रॉस कर लो तो आई थिंक एक समझ जाते हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। एंड शुरुआत में एकदम ऑनेस्ट होता तो मेरे पेरेंट्स थोड़े हेजिडेंट थे कि नीट प्रेप के ये 700 के ऊपर आए तुम्हें ठीक है, लेकिन ये क्या ये एकदम स्टैंडर्ड है कि नहीं, क्या मतलब मैं तो पहले पेरेंट्स वर लाइक कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, किसी ने बताया भी नहीं प्रेप, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट पता चला, तो मेरे पेरेंट्स को तो और ही लेट मतलब रियलाइज हुआ करेक्ट। कि ऐसा भी कुछ है। पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं तुम थोड़ा अपना कोचिंग पे भी ध्यान दो, कि ऐसा नहीं कि इस बार 700 मिल गए तो एकदम नीट में भी वैसा ही होगा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ आदित्य पडोले हैं। आदित्य पडोले नागपुर से हैं। स्कोर आ रहा है 700, 700। ऑल इंडिया रैंक 306। आदित्य, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है। एग्जाम जिस दिन देके आयोगे उस दिन तो लग रहा होगा छक्का मार दिया, फिर रिजल्ट आया लग रहा होगा यार कितने लोगों ने छक्का मारा। वो तो डेफिनेटली थॉट था, क्योंकि जब मैं पेपर दे के आया एंड मुझे तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि पेपर अच्छा गया मेरा। जब मैं अपने कोचिंग गया कि मैं टैली कर लूँ मार्क्स वगैरह, तो आई थिंक मैं फर्स्ट था कोचिंग पहुंचने वाला, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास है कोचिंग। तो मैं जैसे घर पहुंचा, मैं 5-10 मिनट में फ्रेश अप हो गया और वापस चला गया, क्योंकि टीचर से बुलाया था मुझे। तो मैं जब टैली कर रहा था, अच्छा टैली कर रहा हूँ एंड एक्चुअली कोचिंग में करते समय मेरे मार्क्स आ गए थे कुछ तो भी 705, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री में हमने गलत टैली कर लिया था, वो सर का कुछ तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था, तो वो 705 आ रहे थे शुरुआत में मार्क्स, तो एकदम लोग टीचर भी पागल हो गए थे, मैं भी पागल हो गया, क्या हो गया 705 आ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बाकी बाकी भी लोग आए तो मुझे भी दिखा कि हाँ बहुत बहुतों को ज्यादा है, और हमारी सेंटर से 710 आया था एक को। तब थोड़ा लगा कि हाँ नहीं, हमने तीर नहीं मारा, सभी ने मारे, तो तो आपको आइडिया लग गया था कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इस बार बहुत सारे लोगों हाँ ने किया। इन्फ्लेशन तो समझ ही गया था मुझे, तभी थोड़ा हल्का सा आ गया था, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाह रहा था मैं कि नहीं यार ऐसा क्या? नहीं। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि नागपुर के आपके एलन के सेंटर में लोगों ने बहुत अच्छा किया, बाकी सब जगह पे खराब हुआ हाँ होगा, हाँ हाँ। हाँ, वही वही हम वही सोच रहे थे या, कि ठीक है। तो 700 नंबर, तो आपके चार क्वेश्चन कौन से गलत हुए? फिजिक्स में तो मेरा एक एक्सरे वाला गलत हुआ है कि मिनिमम वेवलेंथ, मैंने लिब्रो लगा दिया उसमें जल्दी जल्दी में। हाँ। फिर केमिस्ट्री में मेरे दो गलत हुए हैं, एक अपना ये वाला, केमिस्ट्री मेरे दो, एक्चुअली मुझे सही में याद नहीं, मैं केमिस्ट्री मेरा इतना गंदा गया, वो दो क्वेश्चन गलत थे, मैंने बोला कि छोड़ो यार केमिस्ट्री मुझे देखना भी नहीं अब। उस हीलियम वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? आपने क्या मार्क किया हीलियम था वाला हीलियम वाले? हीलियम वाला मेरा सही हो गया, एनटीए के इससे गलत हुआ था लेकिन फाइनली सही हो गया वो। हम्म। वाह, तो हमने चैलेंज करने के लिए बोला था, आपने चैलेंज किया था? हाँ किया किया हमने तो, सभी लोगों ने मिलकर चैलेंज किया था कि ऐसे मतलब हमने हम कोचिंग गए थे, तो वहाँ कोचिंग में हमें तो एक ऐसा पीडीएफ बना के दिया था प्रॉपर कि ये बनना है, हमें तो सिर्फ अपलोड या, करना पड़ा। या, एंड गुड। और बायो में एक एनाटोमी में गलत हो गया मेरा, एआर क्वेश्चन था जो मैंने वही थोड़ा सिली मिस्टेक में ही डाल दूंगा मैं वो, अभी बहुत ऐसा ठीक लग है। रहा है भारी भारी। तो ये बताइए, आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाद में ज्वाइन किया, टारगेट बैच पहले ज्वाइन किया। तो टारगेट बैच आप मुझे बता रहे थे, आप एलन नागपुर में पढ़े 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर। क्लासरूम कोचिंग पहले ऑनलाइन था जब कोविड था, उसके हम्म। बाद क्लासरूम हो गया। और आपने जब आपका सिलेबस खत्म हो गया कोचिंग के अंदर, तो सिलेबस कब खत्म हुआ था? अक्टूबर 2022 के आसपास, अक्टूबर नवंबर टाइम? नहीं नहीं नहीं, अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में तो हमारे रिवीजन चालू हो गए थे। सितंबर फर्स्ट वीक, है ना? हम्म। तो उस टाइम पे आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, तो टारगेट बैच में किस चीज के लिए यूज किया टारगेट बैच को? टारगेट बैच तो मुझे मेनली बायो बायो के लिए चाहिए थे, क्योंकि बायो के लिए ऐसा, अब कोई भी आप रेफरेंस बुक देखते हैं जैसे एमटीजी हो गई, या मैं ऐसा किसी को नेम नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अपन देखते हैं तो उसमें ना एक ऐसा एनसीईआरटी के बाहर वाला एक आ जाता है कि मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस बाहर के आ जाते हैं, and वो ऐसा लगता है कि आखिरी आखिरी में ऐसा लगता है कि यार वेस्ट ऑफ, मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, तो रैदर करेक्ट। देन थोड़े बाहर के क्वेश्चंस करने में मुझे ऐसा एक एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉपर, जिसमें स्टैंडर्डाइज भी क्वेश्चंस होंगे, कि ऐसा नहीं कि सीधी लाइन उठा के डाल दी है और इसमें बोला है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ये ऐसे ये नहीं चाहिए, तो मुझे प्रॉपर स्टैंडर्डाइज जो ऐसे नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और वो मुझे नीट प्रेप काफी टाइम बाद पता चला, तो वही एक रिग्रेट है कि काफी टाइम बाद पता चला, अगर ये यही 11th में पता चल गया रहता तो आई थिंक, और मतलब मार्क्स में तो शायद इतना डिफरेंस आया नहीं रहता, या 705 या 710 हो गया रहता, लेकिन जो आखिरी में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने पूरा नीट प्रेप के थाउजेंड्स ऑफ
क्वेश्चंस कर लिए तो आई एम ऑन द बेटर साइड कि आई एम मतलब वेल प्रिपेयर्ड हूँ मैं, कि एक वो आखिरी में तो नीट के पहले एक कॉन्फिडेंस वाला ही ये होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने बहुत किया है, तो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट के या पहले। तो आपने सिर्फ बायोलॉजी किया, किसी और चीज में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? बायो मैंने स्टार्ट बायो से किया, लेकिन फिर मेरे टीचर्स ने भी बोला कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के भी काफी अच्छे क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म पे उसके, तो वो भी अरे कर लो। वाह! तो एलन में आपके टीचर्स ने बोला, तो आपने क्या प्लेटफॉर्म उन्हें दिखाया, उन्हें ऑलरेडी पता था? मैंने तो एक ऐसा टीचर्स को ये बोला कि सर मेरे को थोड़ा ये करना है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि मॉड्यूल तो हमने कर ली थी 11 में साथ के साथ, तो अब करेक्ट। नए क्वेश्चंस करने हैं। और एकदम से मैं पूरे मतलब अब जब मैं सितंबर अक्टूबर में जब सिलेबस खत्म हो गया सितंबर में, तो मैं एकदम से फुल सिलेबस के पेपर भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक बार पूरा रिवाइज करना है। तो रिवाइज करते समय जैसे मैंने आज चैप्टर पढ़ा, तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा क्या? तो मैंने खुद से ही बताया कि 2-3 1-2 प्लेटफॉर्म है नीट प्रेप, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला हाँ अच्छा ये प्लेटफॉर्म तो ट्राई करना चाहिए। एक्सीलेंट। तो आपने पहले बायोलॉजी की, उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, फिर आपने किसी टाइम पे मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर ली। मास्टर क्लास कब ज्वाइन किया आपने? मास्टर क्लास अराउंड मैंने तब ज्वाइन किया जब टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी आपकी नीट प्रेप की, एंड तब मैंने देखा कि मास्टर क्लास में एडेड टेस्ट है, जिससे हाँ। पर डे के मतलब अगर मैंने टारगेट बैच और मास्टर क्लास को ऐड कर दिया साथ में, तो पर डे के एक एक टेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने करेक्ट। सोचा कि यार अभी इतने टेस्ट है, एंड ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मतलब 2-3 बच्चे ही कर रहे होंगे वो टेस्ट, आई थिंक बहुत सारे लोग जिन्होंने मास्टर क्लास लिया होगा वो शायद रोज पेपर दे रहे होंगे। तो अगर मैं वो ना करूँ तो मैं शायद कहीं पीछे ना जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट के 50 to 60 डेज जब बचे थे नीट के, तब मैंने एक रोज पेपर देना स्टार्ट कर दिया था नीट तक। हम्म। तो कैसे लगे टेस्ट? मतलब टेस्ट का लेवल सही था, उसी टाइप के पेपर थे जैसा आपको फाइनली नीट में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बोलते हैं कि सर, क्योंकि हमारा तो फोकस एनसीईआरटी का है, हमारे खुद के कोई मॉड्यूल वॉड्यूल है नहीं, तो हमारा तो मॉड्यूल एनसीईआरटी है ना? तो जब हमारा मॉड्यूल एनसीईआरटी है, उससे पेपर बनाना है, और एनटीए भी पेपर एनसीईआरटी से बना रहे, तो पेपर बिल्कुल रेलेवेंट, सही लेवल। और जब आपने एग्जाम दिया तो लगा कि पेपर बिल्कुल वैसे ही आया है? हाँ, पेपर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड था, एंड एनसीईआरटी बेस्ड भी अपन एक एक होता है कि बहुत ही आई थिंक एकदम बच्चे सवाल होते हैं ना कि एनसीईआरटी बेस्ड बना दे किसी ने पेपर की, कुछ भी बना दिया, तो वैसा भी नहीं पेपर, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड है, एंड जैसे एआर क्वेश्चंस होते हैं या एकदम एआर, मैंने तो बेसिकली मैं अगर ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने एआर सिर्फ आपके पेपर से सॉल्व प्रैक्टिस किए होंगे। स्पेसिफिकली मैंने एआर इतना कुछ सॉल्व नहीं किया। तो इतने इतने टेस्ट दे दिए, इतने टेस्ट दे दिए कि केमिस्ट्री में एआर, फिजिक्स में एआर, बायो में एआर, तीनों की प्रैक्टिस हो गई ओवरऑल। तो मुझे या स्पेसिफिकली ऐसा बैठ के एआर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 22 में जब एआर पहली बार आया, तो सबको एक्सपेक्टेड था कि एआर आने ही वाला है 23 में। तो आई थिंक वो काफी हेल्प हुआ मुझे एआर में। तो मेनली शुरुआत में तो मेरे 5 में से 3 एआर गलत ही होते थे, क्योंकि मैं ए और बी में बहुत कंफ्यूज था, मतलब मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ अगर वो रीजन है भी नहीं तो कहीं ना कहीं से चलो ए मार देंगे, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो करके। लेकिन बाद में समझा कि नहीं, थोड़ा एग्जामिनर के माइंड में जाना चाहिए कि लाइक वो एग्जैक्टली तुम्हें पूछ क्या रहा है। वो अगर मैं आपको बताऊँ कि हाँ ये ऐसे ये स्टेप्स है, तो आप समझोगे नहीं। वो सिर्फ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे खुद उसकी से बिल्डअप प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो। क्लैरिटी है। फेयर इनफ। तो एक चीज, दो तीन क्वेश्चन अब मैं आपसे और पूछूंगा। तो आप ये कह रहे हो कि लास्ट के 60 डेज में आपके पास हम्म टारगेट बैच और मास्टर क्लास मिला के खूब सारे टेस्ट पेपर थे। तो एक चीज क्या होती है आदित्य, स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं देते। टेस्ट की तरह नहीं देने का मतलब है, मैं स्टूडेंट से जैसे बोलता था कि यार एग्जाम यदि 2 बजे है, आप बहुत जल्दी जग जाओगे सुबह सुबह, तो आपको 2 बजे तक सॉलिड नींद आना चालू हो जाएगी, है ना? तो हम्म। थोड़ा लेट जगो, 9 बजे के आसपास डिसाइड कर लो किस टाइम पे खाना वाना खाओगे। आपका 2 बजे इस तरह से होना चाहिए कि यू आर वेरी हाई एनर्जी। और वैसे एग्जाम में होता क्या है, मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम के अंदर शुरू में आधा पौना घंटा आप एनर्जी मेंटेन कर लो ना, उसके बाद आपका एड्रेनलिन फ्लो करने लगता है, और उसके बाद आपको जल्दी नींद नहीं आती। यू आर प्रोवाइडेड एनर्जी आफ्टर। पर उससे पहले है ना, काफी सारे लोग एकदम थक वक जाते हैं। तो आपका क्या रूटीन होता था एग्जाम के दिन? एग्जाम के दिन एक्चुअली मैंने ये पहले से ही प्लान करके रख दिया था कि
अगर मैं अपनी बॉडी को वैसा शेप कर लूँ कि हाँ 2 से 5 मेरा एकदम 2 से 5:20 एकदम इस बॉडी को इस एग्जाम टाइम रहने पे वाला है। एग्जाम हाँ चाहिए। हाँ। हाँ, तो मैंने वो पहले से ही शेड्यूल कर लिया था कि जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं रोज टेस्ट दे रहा था, जब 50 डेज या 60 डेज अगो पहले से, तो मैंने ऐसा प्लान कर लिया था कि हाँ हर रोज मेरी नीट रहेगी। तो मैं नीट के दिन जैसे 2 to 5:20 अगर मेरा पेपर है, तो 1 को तो मैक्सिमम रिपोर्टिंग टाइम या गेट क्लोज हो जाते हैं, मतलब 1 के बाद तो एंट्री नहीं रहती, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम रहता 1। तो 1 भी ना लेके अगर मैंने सोचा कि चलो 11 या 12 ओ क्लॉक को मेरा समझो अगर रिपोर्टिंग रहेगा, तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि अगर 12 को रिपोर्टिंग है, तो अगर क्या मतलब ऐसा सोचे कि अज्यूमिंग कि मेरा सेंटर बहुत दूर रहेगा आउटस्कर्ट्स में, तो मुझे मिनिमम 10:30 को घर से निकलना पड़ेगा। करेक्ट। अगर मुझे 10:30 को घर से निकलना है, तो मुझे लंच करना पड़ेगा 9:45 या 10 के अराउंड। तो और उसके बाद एक पावर नैप भी लेनी मुझे 15 मिनट्स की, जो मेरी ये रहेगी, मतलब जो मुझे एकदम ऐसा खाने के बाद जो नींद ना आए मुझे, जैसे एक्चुअली मेरी स्लीप साइकिल नॉर्मल एवरेज इसके वजह से थी कि 7 o'clock या 6:30 7 o'clock को उठ जाने वाली। तो एंड मुझे लगा कि एकदम आखिरी में एकदम उसको 9 o'clock को उठना वाला अगर मैं कर दूँ, तो वो थोड़ा बहुत ही रेडिकल स्टेप हो जाएगा, एंड व्हाट इफ इट बैकफायर्ड। तो वो भी नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि एक पावर नैप लेना चाहिए, और पावर नैप के बाद मैं उतना ही इक्वली फ्रेश हो रहा था जितना मैं अगर लेट उठने के बाद होता। तो आई ठीक है। थिंक पावर नैप वाज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, एंड वो मैंने करा। एंड फिर मैं 10:30 के बाद, मतलब 10:30 के बाद से मैं कुछ फूड इंटेक भी बंद हो गया था मेरा एकदम फाइनल। जब 12:30 को तुम्हारा ये रहेगा, उसके तब मैं थोड़ा ये एक दो पराठे वगैरह खा लेता था कि लाइक टू नो 2 to 5:20 मुझे भूख ना लगे। एंड उसके बाद फिर मैं 1 o'clock के बाद एकदम 1:30 के अराउंड मैं बुक्स वगैरह छोड़ देता था, साइड में हो जाता था, एंड थोड़ा मतलब रिलैक्स करता था कि जैसे मैं पेपर के दिन तो आखिरी मोमेंट तक पढ़ूंगा नहीं, तो मैं थोड़ा वैसे ही थोड़ा रिलैक्स करता था। एंड 2 to 5:20 में रोज पेपर देता था एक। फिर पेपर के बाद तो फिर वो आपके ऊपर है कि क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेंगे मतलब जो जोन आउट करने के लिए। फिर कल जो पेपर दिया उसमें क्या गलतियाँ की, या जो कल मेरे जो वीक टॉपिक थे कल, वो क्या आज मेरे थोड़े इम्प्रूव हुए, या वही वही के वही है, या कल जो मेरे जो गलतियाँ हुई वो मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया कि नहीं, एंड ऑल दैट। वो मेनली टेस्ट एनालिसिस का है, वो आप धीरे धीरे जब पेपर दोगे तो आपको खुद ही समझेगा कि मेरा वीक क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। और क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बोलो। क्योंकि फाइनली मुझे लगा कि आपने बताया था कि 50 डेज अगो से या 2 months अगो कि आप पूरा 11 12 की एक एक चैप्टर तुम अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपको करेक्ट। इतना ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हाँ जो मेरा स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है ही, वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि नीट के दिन क्या मैंने रिवाइज नहीं किया तो एकदम वीक हो जाएगा मैं। करेक्ट। तो जो मेरा वीक है मैं उस पर स्पेसिफिकली ये करता था, तो एक क्या बोलते हैं सेल्फ अश्योरेंस भी मिलता है कि मैं अपने वीक पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ, टेस्ट में तो मेरे स्ट्रॉन्ग रिवाइज हो ही रहे धीरे धीरे। तो वो एक ऐसा डिसिप्लिनरी अप्रोच बेटर रहेगा। तो आदित्य एक चीज है, यदि हर रोज टेस्ट नहीं दे रहे हो और हर 3 दिन में दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप टेस्ट देने के बाद रिवाइज करके अपने वीक एरियाज पे थोड़ी मेहनत करो और उसके बाद वापस टेस्ट लिखो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि, हम्म क्योंकि क्या है, कुछ टाइप का फोमो टाइप का हो जाता है लोगों को कि यार आदित्य भैया बोले हम्म हम्म 700 हम्म, हम्म। नंबर है कि हर रोज टेस्ट देने हैं। अब आपकी रेडीनेस पूरी नहीं है और आप हर रोज टेस्ट दे रहे हो, हर एक टेस्ट के अंदर 250 पौने 300 नंबर आ रहा है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, राइट। नहीं नहीं नहीं। ठीक। मैं अगर अपना बताऊँ तो जब मेरा टेस्ट मतलब मुझे याद है कि जब मैंने टेस्ट देने चालू किए थे, तो मेरे मिनिमम नंबर गए थे 670 675 या 680, तो इसके नीचे मेरे गए नहीं। तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ बेस लाइन मेरी ये है। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो अगर आपको रोज टेस्ट देना है तो आपके एक ये रहना चाहिए प्री रिक्विजिट कि आपका मिनिमम 680 जाना चाहिए। करेक्ट तो करेक्ट 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 करेक्ट, उसके बिल्कुल सही बात। उसके बाद ही आप रोज टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपके जब आप 500 में लाया कर रहे हो या 600 में लाया कर रहे हो, अगर आप रोज टेस्ट दे रहे हो, तो वो एक क्या बोलते हैं आपके थोड़ा स्टूपिडनेस ही है वो। क्योंकि आपको जितना ज्यादा आपको आप अगर आप 500 में हो तो आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है rather देन टेस्ट प्रैक्टिस। तो आपने उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हर 3 दिन में या हर 4 दिन में तो वो भी एक अच्छा ये है, क्योंकि आपको एक ये तो पता चल रहा है कि मेरा वीक क्या है। टेस्ट देना इज मेनली आपका वीक क्या है वो डिसाइड करना है। जब आप करेक्ट। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने सिचुएशन बताऊँ तो 680 जब मेरे आ रहे थे, 680 690,
तो ऐसा मुझे स्पेसिफिकली समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरा वीक क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि आज समझो मेरा एक चैप्टर में गलत हुआ रहा है, कल मेरा अलग चैप्टर में गलत हो रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है कि इस पेपर में इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आ गया तो वो कर लिया मैंने, जबकि मेरा वो वीक है। तो आप जितने ज्यादा ऐसे टेस्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ ये भी मेरा वीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है पूरे चैप्टर में से, बाकी पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तो वही टॉपिक वही पैरा थोड़ा वीक है। तो आप ऐसा माइक्रो लेवल पे आपको जो देखना है, वो भी जिनको जो हुआ एमिंग फॉर 700 एंड अबव, तो उनके लिए आई थिंक अगर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपने रोज टेस्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आखिरी में तो। ठीक है। अब मेरा एक और सवाल ये है कि जब भी कोई किसी का 700 वगैरह आता है, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो लग रहा होगा कि यार ये तो पढ़ने लिखने वाला ही लग रहा है, इसका तो 700 ही आना था। तो आपका कभी ऊपर नीचे हुआ, कभी ऐसा हुआ कि बाप रे तैयारी ठीक नहीं चल रही, गड़बड़ हो जाएगी, कभी कभी डीमोटिवेशन होता था, कभी लो फील होता था, कभी डर लगता था कि लग रहा है गड़बड़ हो रही है? मैं आपको एकदम ऑनेस्ट ट्रुथ बताता हूँ, 11th में तो मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे 700 नंबर आएंगे, क्योंकि 11th में जब भी मेरे 11th में, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th का थोड़ा वो ये था, तो 11th में मुझे स्पीड पकड़ने में टाइम लगा, एंड टीचर से इंटरेक्शन भी कम था, एंड ऑनलाइन एकदम नया ही मोड था मेरे लिए। एक्चुअली 10th में भी ऑनलाइन था ही, लेकिन 10th में ऐसा इतना पढ़ा नहीं किसी ने, मेरे मतलब मेरे स्कूल वाले मेरे दोस्त तो थोड़े मतलब चिल मोड में ही थे टाइप ऑफ। तो वही थोड़ा 11th में चल गया, मतलब 11th के स्टार्ट में। तो एक बार वो थोड़ा धीरे धीरे हो गया, तो फिर वो आप वो उसमें ही आ गए थे कि हाँ यार ठीक है, 640 भी बुरे नहीं है, ऐसा टाइप वो थोड़ा सा आता ही है वो कि अब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने 12th में ऑफलाइन चालू हुआ, एंड जब मेरे टीचर्स के ज्यादा ये हुआ इंटरेक्शन हुआ, या टीचर्स ने बोला कि ये तुम गलत करो स्पेसिफिकली, मतलब मैंने थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मुझे आई एम क्रेविंग फॉर मोर, तब मुझे थोड़ा लगा कि नहीं यार, जब मैं 11th में मेरे 640 के ऊपर नहीं आते थे, तब 12th में मुझे आके लगा कि यार 700 इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि अप्रोचेबल भी नहीं है वो, कि ऐसा लगता है कि यार 700 क्यों ही जाऊं मैं, मतलब वो एक होता है ना कि सेल्फ डाउट कि यार मैंने पूरा 11th इतना अच्छा नहीं गया मेरा, क्या मैं सही में 700 कर सकता हूँ क्रॉस, तो वो एक होता है। तो वो 12th में धीरे धीरे आके वो मेरा क्लियर हो गया कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने और असली कॉन्फिडेंस कब आया एग्जाम के अंदर? मैंने ये भी देखा है कि तैयारी लंबी है, 2 साल की जर्नी है कम से कम। तो मैं ज्यादातर लोगों से सुनता हूँ कि लास्ट के 3-4 महीने में आके लगा कि हाँ हम उस वाले जोन में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे लंबा छक्का मार सकते हैं। उससे पहले यदि कोई आपसे कहता है कि मैं 10वीं से 11वीं में आया, मेरी मम्मी ने मुझे कान में कहा कि बेटा तेरे 720 से कम नहीं आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास था कि हाँ 720 आएंगे। तो वैसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, वो आपने 3-4 महीने ज्यादा ही बोल दिए। मैंने तो जब रोज टेस्ट प्रैक्टिस करना चालू किया, एंड तो जब फील आया। मेरे मिडवे में जब मेरे 707, मेरा मैक्सिमम याद है मुझे, नीट प्रेप में ही 7 मैक्स गया मेरे 705, तो मैं हाँ वही एक्सपेक्ट कर रहा था 705, लेकिन वो ठीक है 5 मार्क चले गए। लेकिन मेरा एक, जब आप नीट प्रेप के टेस्ट में अगर आप 700 क्रॉस कर लो, तो आई थिंक एक समझ जाते हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, या ये नहीं है। एंड शुरुआत में एकदम ऑनेस्ट होता तो मेरे पेरेंट्स थोड़े हेजिडेंट थे कि नीट प्रेप के ये 700 के ऊपर आए तुम्हें ठीक है, लेकिन ये क्या ये एकदम स्टैंडर्ड है कि नहीं, क्या मतलब, मैं तो पहले पेरेंट्स वर लाइक कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, किसी ने बताया भी नहीं प्रेप, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट पता चला, तो मेरे पेरेंट्स को तो और ही लेट मतलब रियलाइज हुआ करेक्ट। कि ऐसा भी कुछ है। तो पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं तुम थोड़ा अपना कोचिंग पे भी ध्यान दो, कि ऐसा नहीं कि इस बार 700 मिल गए तो एकदम नीट में भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर मैं आपको एकदम अश्योर बता सकता हूँ जो भी देख रहे हैं कि अगर आपको नीट प्रेप मतलब आपके इनके टेस्ट सीरीज में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली समझ जाओ कि नीट में आपके लगभग उतने ही आने वाले हैं, क्योंकि एकदम स्टैंडर्ड पेपर है। एंड मैं ऐसा बहुत ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बेस्ट है एंड ऑल, लेकिन अगर आपको इसमें अच्छे मिल रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली सी योर नीट नीट स्कोर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। या यार मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या था। 3 साल पहले एक स्टूडेंट के 715 आए थे, सौम्यदीप हल्दर था उसका नाम, हाँ बांकुड़ा हाँ से। हाँ, देखा है, मैंने देखा है। हाँ तो वो इंदुजा हल्दर बन के एग्जाम लिखता था, उसकी सिस्टर का नाम इंदुजा था। हमें पता नहीं है कौन, मतलब है ना, एक तो ऑनलाइन में भी ये भी डर लगा रहता है कि कौन सच में दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो भी पता करना इम्पॉसिबल है। तो फाइनली उसका 715 आया, और उसने जो लास्ट एग्जाम दिया था उसमें भी उसका 715 था। तो दैट वाज फिनोमिनल फॉर अस।
किस्मत की बात है, एनटीए ने पिछले साल जो 2 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के गलत किए थे, वो हम्म एनसीईआरटी के हिसाब से गलत थे, रियलिटी के हिसाब से सही थे। यदि सौम्यदीप हल्दर को रियलिटी के हिसाब से किसिंग से भी एसटीआई होता है, हम्म ये हम्म, हम्म। ये एस्टैब्लिश्ड है, तो यदि उस हिसाब से उसे दिया होता तो उसके 720 होते, बाकी लोग के 720 नहीं होते। तो हाँ मतलब हम मैं ये तो बता सकता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो एफर्ट डाला है 4-5 साल से, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस और टेस्टिंग के ऊपर। उसका बस ये पर्पस है कि यदि एग्जाम का एक पैटर्न है, एनटीए ने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है कि हम इस टाइप का पेपर देंगे, वी विल गिव यू अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू फिनिश द पेपर इन 200 मिनट्स, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो हमने भी अपनी साइड पे जाके, मतलब हम लोग की आपस में फैकल्टी और हमारी बहुत लड़ाई होती थी कि अरे ऐसा पेपर क्यों, थोड़ा तो बच्चे को ये मैंने कहा चैलेंज वैलेंज जो भी करना है कर लो, पर एनसीईआरटी के बाहर नहीं देते, है ना। तो हम्म। उसके बाद जब बच्चे पेपर देंगे, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, वी आर रीजनेबली श्योर कि हमारी जो टॉप रैंक होगी उसमें नीट नीट के उससे मैच कर जाएगी। तो फैंटास्टिक है। आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, कौन सा कॉलेज टारगेट करें आप 700 पे? पहले तो मेरा काफी ये था कि अब तो ड्रीम कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि पिछले क्या साल 700 पे तो जनरल में ही मिल गया था। एंड 700 तो हमारी स्टूडेंट थी आदित्य वुरुम, उसका रैंक 50 था, उसको मिल गया था, 61 पे क्लोज हुआ था पिछले बार ओपन कैटेगरी में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाए, लेकिन अभी देख के लग रहा है कि आई थिंक मेरे दो ही इसमें चल रहा है कि एमएमसी आई थिंक अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी थोड़े इसमें है कि अगर तुम्हें कोई मतलब अच्छे खासे एम्स मिल रहे हैं तुमको, नॉट दिल्ली लेकिन सर सेकंड रैंक एमएमसी भी तो क्या मिल है? रहा है। मौलाना आजाद? हाँ, मौलाना आजाद। हाँ, मौलाना आजाद भी टफ होना चाहिए यार, पिछले बार मौलाना आजाद 91 पे बंद हुआ था। एक्चुअली मेरे ओबीसी कैटेगरी में शायद से हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा अच्छा, है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। OBC तो मौलाना आजाद आप टारगेट करें, और पर आप एसजी सेट वगैरह या कोई और एम्स टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना? मतलब मौलाना अब आजाद या वही फिर वही सपना? चल रहा है। एक्चुअली मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस है इस पे, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि एम्स अगर तुम्हें मिल रहा है इतना अच्छा, मतलब नॉट दिल्ली लेकिन कोई भी एम्स अगर मिल जाएगा तुम्हें, तो एम्स का एक मतलब अलग ही बात होती है, वो पेरेंट्स बोल रहे हैं। लेकिन करेक्ट। अब कुछ टीचर्स भी ये बोल रहे हैं कि वो तो है, लेकिन अब एमएमसी वगैरह में पीजी के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है कि पीजी के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तुम्हारे पीयर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे पीजी के लिए, तो एक वो करेक्ट। एनवायरनमेंट भी मिलेगा। तो अब वही एनवायरमेंट मुझे थोड़ा सही और बात है। डिटेल में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। स्टूडेंट्स, आपके सामने आदित्य पटोले हैं। इस इंटरव्यू को वापस देखिए, कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छी बताई हैं, उसको कवर करिए, खासकर लास्ट में तो जो टेस्टिंग है, खुद का जो डिसिप्लिन बना के रखना है। स्कोर आ रहा है 700, रैंक है 306। आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर।